प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं दीप चोपड़ा आपके अपने YouTube चैनल डीसी क्विज पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 इतिहास का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 3, जिसमें हम जानेंगे कि सिक्के किसे कहते हैं, अभिलेख क्या होते हैं और मृदबांड कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आप पहले मेरे साथ साथ पढ़ें, उसके बाद में आप पॉइंट्स को नोट करें। मैं अक्सर हर वीडियो में हर पॉइंट नोट करवाता हूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरातत्व का अर्थ है अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानव क्रियाकलापों का अध्ययन करना। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रारंभ 6000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक पीछे चला गया। कलिंग नरेश खारवाल की जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। इतिहास के भौतिक साक्ष्य इन्हीं स्रोतों में है। पुरातात्विक स्रोतों का विभाजन निम्नानुसार है। देखो पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, यह आपको इसमें बताया गया है कि पुरातत्व का अर्थ है अवशेषों के माध्यम से मानव क्रियाकलापों का अध्ययन करना, यानी पुरानी चीज़ों से मानव की पुरानी चीज़ों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पुरातत्व स्रोत कहलाता है। अब अपने आगे देखेंगे कि पुरातत्व स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है। ये देखिए इनका विभाजन है। उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष और अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं, स्मारक व भवन, मूर्तियां, शैल चित्रकला और अन्य कलाकृति, इन सभी को क्या कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। तो चलिए इसमें अपने पहला पढ़ते हैं। उत्खनन से प्राप्त अवशेष, मृदबांड, औजार व उपकरण, इनके बारे में पढ़ते हैं। उसके बारे में आपको टाइप लिखाऊंगा मैं मृदबांड के, और मृदबांड किसे कहते हैं ये भी बताऊंगा। पाषाणकालीन मानवीय संस्कृति व सभ्यता के बारे में जानकारी के लिए उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष ही प्रमुख है। ठीक है, पाषाणकालीन यानी पत्थर वाला काल, जिस समय पत्थर का ज्यादा यूज हो रहा था उसको क्या कहा गया, पाषाण काल कहा गया। प्राप्त औजारों एवं मृदबांड, एक शब्द आया है मृदबांड। मृद का मतलब क्या होता है, मिट्टी, ठीक है, और बांड यानी बर्तन, यानी मिट्टी के बर्तन वाला काल। मृदबांडों से हम भारत की मानव की विकास यात्रा को समझ सकते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता की जानकारी उत्खनन से प्राप्त सामग्री पर ही आधारित है। प्रारंभ में तो पाषाण उपकरण अधिक प्राप्त हुए। जब मृदबांड का मानव उपयोग करने लगा तो सर्वाधिक मात्रा में इनके अवशेष मिले। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जब मृदबांड का मानव प्रयोग कर रहा था तो उसके अवशेष आज भी कई जगह मिल रहे हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। इतिहास के अनुसार प्राचीन भारत में 4 मृदबांड संस्कृतियां विद्यमान रही हैं। देखो आज तक के इतिहास में यह माना जाता है कि प्राचीन में 4 प्रकार की संस्कृतियां थी मृदबांड बनाने की। ठीक है, तो इसमें किताब में जैसे बताया वैसे पढ़ते हैं अपने। गेरुए रंग युक्त मृदबांड संस्कृति, ठीक है, जिसे और की कलर पोट्री और ओसीपी कहा जाता है। काले व लाल रंग मृदबांड परंपरा, ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है, यानी BRW संस्कृति। तीसरा है चित्रित स्लेटी रंग मृदबांड, और चौथा है उत्तरी काली चमकीली परंपरा मृदबांड। ठीक है, उत्खनन में सड़कें, नालियां, भवन, तांबे व कांस्य सामग्री, औजार, बर्तन, आभूषण आदि पुरावशेष मिले हैं। देखो मृदबांड के साथ साथ और भी क्या क्या चीजें मिली हैं, सड़कें भी मिली हैं, नालियां मिली हैं, भवन मिले हैं, तांबे की चीजें मिली हैं, कांस्य यानी बहुत सारी चीजें मिली हैं। इसमें आभूषण भी मिले हैं, जिसमें तत्कालीन मानव समाज व संस्कृति की जानकारी मिलती है। यानी इन सारी चीजों से क्या पता चलता है कि प्राचीन में लोग कैसे रहते थे, यानी उस समय में लोग कैसे रहते थे, ये किससे अनुमान लगाया जाता है, वहां मिले साक्ष्यों द्वारा लगाया जाता है। तो चलिए नोट करें मृदबांड क्या होते हैं, पॉइंट बनाओ मृदबांड। मृदबांड लिखो। मृदबांड का अर्थ है मिट्टी के बर्तन। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन भारत में 4 मृदबांड संस्कृतियां थी। तो लिखो पहला गेहुए युक्त मृदबांड, यानी गेहूं रंग की जो मृदबांड है उसको क्या कहा गया, OCP। ठीक है, और दूसरी लिखो काले व लाल
रंग वाले मृद बाण, यानी ये परंपरा थी, काले व लाल रंग के मृद बाण बनते थे, तो इसको क्या कहा गया, BRW। आप इनसे भी समझ सकते हो डायरेक्ट फुल फॉर्म बना के, ब्लैक रेड वेयर, ठीक है। तीसरी नोट करो, चित्रित स्लेटी रंग मृद बाण परंपरा, यानी PGW, पेंटेड ग्रे वेयर। और अंतिम नोट करो फोर्थ, उत्तरी काली चमकीली परंपरा NBPW, ये नोट करो, यानी नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर। वेयर का मतलब क्या होता है, मृद बाण। आगे एक पॉइंट और नोट करो इसमें, सिंधु घाटी के लोग विशेष लाल मृद बाण का प्रयोग करते थे, ठीक है। ये मैं बुक से अलावा आपको बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सिंधु घाटी के लोग विशेष लाल रंग मृद बाण का प्रयोग करते थे, यानी BRW, ब्लैक रेड वेयर का प्रयोग करते थे। अगला पॉइंट नोट करो इसमें, चित्रित गुस्सर मृद बाण का प्रयोग यानी वैदिक आर्य के लोग करते थे। देखो चित्रित जो गुस्सर मृद बाण है, यानी पेंटेड, जो मैंने आपको बताया था पेंटेड ग्रे मृद बाण है PGW, इसका कौन करते थे, प्रयोग आर्य लोग करते थे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक, अभिलेख। भारतीय पुरास्त्रोत में अभिलेखों का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तिथि युक्त एवं समसामयिक होने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से इनका महत्व अधिक है। इसका अभिलेख का शासन विशेष के तिथिक्रम एवं उपलब्धियों की जानकारी इन अभिलेखों से ही मिलती है। स्थानाभाव के कारण इसमें अनावश्यक सामग्री भी नहीं मिलती है। इनमें संबंधित शासक व व्यक्तियों के नाम, वंश, तिथि, कार्य व समसामयिक घटनाओं आदि का समावेश होता है। तो इसमें क्या बताया गया अपने को कि अभिलेख में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। देखो उस समय के तत्कालीन जो राजा थे उनके वंश के बारे में जानकारी मिलती है, उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है, उनका शासन कैसा था, ठीक है, और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी। ये जानकारी किससे मिलती है अपने को, अभिलेखों द्वारा मिलती है। जैसे अशोक के अभिलेख, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, तो किसका ये याद रखना है आपको, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, ठीक है, एवं प्रयाग प्रशस्ति के बिना प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी अधूरी है। तो इन जो मुख्य जो अभिलेख है उनके नाम बताए गए, इनके बिना प्राचीन इतिहास की जानकारी क्या है, अधूरी है। आगे देखो, अशोक के अभिलेख ख्रोष्ट एवं ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख तीनों प्रकार के अभिलेख मिलते हैं। देखो अशोक के स्तंभ लेख भी मिले हैं, यानी गुफाओं में लेख भी हैं, ठीक है, और शिलालेख भी मिलते हैं। अशोक के अभिलेख कला के भी उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यह अभिलेख लंबे कलात्मक स्तंभ व शिलाओं पर उत्कीर्ण है। जूनागढ़ का रुद्रामन का शिलालेख भी काफी प्रसिद्ध है। स्तंभ लेखों में अशोक के अलावा चंद्र का मोहरोली स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का तीसरी, ये स्कंदगुप्त इसका क्या था, भीतरी स्तंभ लेख था। समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख प्रमुख है। ताम्र लेख से गुप्तों के इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रवृत्ति गुप्ता का ताम्र लेख विशेष उल्लेखनीय है। गुहालेखों में अशोक के बराबर गुहालेख, दशरथ नागार्जुन गुहालेख, सातवाहनों के नासिक व नागा घाट गुहालेख अधिक उपयोगी है। कई मूर्तियों के भी शीर्ष या अधोभाग में शासकों के लेख लिखवाए हैं, जिनसे उनके बारे में जानकारी मिलती है। ये मूर्ति लेख कहलाते हैं। देखो कई मूर्तियों पर यानी उनके पार्ट पर, सिर पर लेख भी उत्कीर्ण मिले हैं। जैसे मान लो ये मूर्ति है कोई, तो इसके सिर पर कोई लेख मिला तो उनको क्या कहते हैं, मूर्ति लेख, यानी मूर्तियों पर लिखे गए लेख, जिनका मतलब क्या होता था, उसी जिस राजा की मूर्ति बनी उसके बारे में जानकारी लिखी होती थी। इन अभिलेखों के द्वारा विभिन्न शासकों के मध्य की महत्वपूर्ण घटनाओं, तथ्यों की जानकारी एक साथ आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक, राजनीतिक जानकारियां भी मिलती हैं। देखो अशोक एक ऐसा शासक था जिसने सर्वप्रथम अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को शिक्षित किया, ठीक है, अपनी प्रजा को अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किसके माध्यम से किया था, अभिलेखों के माध्यम से किया था। तो चलिए नोट करो अभिलेख पॉइंट डालकर।
अभिलेखों के मेन पॉइंट आपको मैं नोट करवाता हूँ इस टॉपिक में। लिखो पहला पॉइंट, अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लिपि शास्त्र कहा जाता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये पॉइंट नोट करके रखना, याद रखना आगे भी। पूरा लिपि शास्त्र कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पूरा लिपि शास्त्र कहा जाता है। दूसरा पॉइंट नोट करो, सबसे प्राचीन अभिलेख हड़प्पा काल के हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ के हैं? ये हड़प्पा काल के हैं। और सबसे ज़्यादा भी किस काल में मिले हैं? हड़प्पा काल में मिले हैं। अगला पॉइंट नोट करो, भारत में अशोक प्रथम राजा है जिसने अभिलेखों के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो पॉइंट मैंने लिखाया है। तीसरा, भारत में अशोक प्रथम राजा है जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को शिक्षित किया, यानी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। अगला पॉइंट नोट करो, अगले पॉइंट में लिखो, अशोक के अभिलेख ख्रोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि में है। किसमें है? ख्रोष्टी। ये देखो बताया गया ख्रोष्टी और ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के लगभग अभिलेख किसमें है? ख्रोष्टी और ब्राह्मी लिपि में है। अगला पॉइंट नोट करो, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंस ने पढ़ा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब ये जो अशोक के अभिलेख है ना, ये इनको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। तो ये लिखो, नोट करो आप, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के सर्वप्रथम अभिलेख पढ़े। और कई बार एग्जामों में यही पूछ लिया जाता है, कंपटीशन एग्जामों में, तो कब पढ़े थे? तो मैं आपको बता दूं कि जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के सर्वप्रथम अभिलेख पढ़े थे। तो ये उपलब्धि किसके पास है? जेम्स प्रिंसेप के पास। ठीक है, तो चलिए आगे मैं आपको महत्वपूर्ण अभिलेख भी लिखवा देता हूं। ये सभी इस अध्याय में आए हुए अभिलेख हैं, तो नोट करें, पॉइंट डालें, महत्वपूर्ण अभिलेख। ठीक है, तो उसमें पहला लिखो जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था? रुद्रामन। तो इसमें आगे लिख दो रुद्रामन। अब लिखो आगे हाथी गुफा अभिलेख। इसमें लिखो खारवेल द्वारा। तीसरा लिखो नासिक प्रशस्ति। तो ये गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा लिखा गया। इंपॉर्टेंट, आप नोट करें ये भी। चौथा लिखो प्रयाग प्रशस्ति। ये लिखा था समुद्रगुप्त द्वारा। ठीक है, आगे लिखो भीतरी अभिलेख, यानी दीवारों पर। तो ये किसने लिखा था? भीतरी। ये लिखा था स्कंदगुप्त ने। सभी अपने पढ़ के आए हैं पीछे, अभी तो मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ। स्कंदगुप्त ने। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण अभिलेख लिखवाया मैंने। पहला लिखवाया था जूनागढ़ अभिलेख रुद्रामन द्वारा, दूसरा हाथी गुफा अभिलेख खारवेल द्वारा, तीसरा नासिक प्रशस्ति गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा, चौथा प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त द्वारा, और उसके बाद में भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त द्वारा। इसमें एक नासिक शब्द है। नासिक वर्तमान में कहाँ पर है? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। नासिक एक शब्द है इसमें, नासिक। तो नासिक वर्तमान में भारत में किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आगे पढ़ते सिक्के व मुद्राएं। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में सिक्कों, मुद्राओं व मोहरों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनसे शासकों के नाम, तिथियां, चित्र, वंश परंपरा, धर्म, गौरवपूर्ण कार्यों, कला, शासक की रुचि आदि का जानकारी मिलती है। गुप्तकालीन सिक्कों में से हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। समुद्रगुप्त के वीणा वादक व व्याकरण निहत्था सिक्के की उसके संगीत के प्रति रुचि शौर्य प्रदर्शित करती है। देखो, जो समुद्रगुप्त है, इसके सिक्कों द्वारा ही हमें यह पता चला था कि ये वीणा का शौकीन था। ठीक है, और संगीत के प्रति इसकी रुचि थी। यानी सिक्कों से भी हमें बहुत सारी राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। ये देखो, दो चित्र दिखाए गए हैं। ये नहपान का चित्र है, ये सिक्के पर। उस प्राचीन समय में ऐसे सिक्के होते थे। और समुद्रगुप्त का जो वीणा वादक है, ये इस सिक्के से पता चलता है। तो आप अपनी किताब में ध्यान से देखें इन सिक्कों को।
इसी प्रकार कुमारगुप्त के कार्तिक के प्रकार के सिक्के उसके वैश्य ये शैव अनुयायी होने की पुष्टि करते हैं। देखो कुमारगुप्त है, उसके सिक्के क्या बताते हैं कि ये एक शैव धर्म को मानता था, यानी शैव अनुयायी था। सिक्कों से शासकों के राज्य विस्तार, उनके आर्थिक स्तर, धार्मिक विश्वास, कला, विदेशी व्यापार आदि की जानकारी मिलती है। सबसे पहले प्राप्त होने वाले सिक्के चांदी व तांबे के हैं। इन पर केवल चित्र हैं, इन्हें पंचमारक या आहत सिक्के कहा जाता है। मौर्यों के बाद हिंद यूनानी शासकों ने लेख युक्त मुद्रा प्रारंभ की। कुषाणों के समय स्वर्ण व तांबर सिक्के प्रचलन में आए थे। ये सारी चीज़ें मैं आपको नोट कराऊंगा, अभी मेरे साथ साथ पढ़ें आप ओनली। गुप्त काल में स्वर्ण व रजत मुद्रा चलन में आई थी। सिक्कों पर राजा का नाम, राजा चिन्ह, धर्म आदि चिन्हित होते थे। कुछ विशेष घटनाओं की जानकारी भी हमें सिक्कों से मिलती है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर असव व यूप के चिन्ह हैं। असव मेघ का मतलब क्या है? घोड़ों का यज्ञ। पराक्रम लिखा है, इससे समुद्रगुप्त द्वारा असमेघ यज्ञ किए जाने की जानकारी मिलती है। ठीक है, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर क्या लिखा हुआ है? असमेघ पराक्रम है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये क्या है कि समुद्रगुप्त असमेघ भी करता था। इसे एक सिक्के पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, मैंने पहले भी आपको दिखाया है। ब्याना राजस्थान व जोगलथम्बी नासिक। मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपको कि नासिक वर्तमान में कहाँ है, अगली वीडियो में मैं बता दूंगा, लेकिन आपको प्रयास करना है और इसका आंसर किस में देना है? कमेंट बॉक्स में देना है, जिसको आपको ये पक्का याद हो जाएगा। जोगलथम्बी के सिक्कों से शक सतवाहन संघर्ष की जानकारी मिलती है। गौतमीपुत्र ने शकों के सिक्कों पर अपना नाम अंकित करवाकर सिक्के जारी कर दिए थे। किसने किए थे? गौतमीपुत्र ने। ठीक है, तो शकों के सिक्कों पर अपना नाम जारी करने वाला शासक कौन था? गौतमीपुत्र शातकर्णी। सिक्कों के साथ मोहरें भी प्रचलित थी। इन पर राजा, सामंत, पदाधिकारीगण, व्यापारी व व्यक्ति का विशेष हस्ताक्षर व नाम होते थे। बसाड़ प्राचीन वैशाली से 274 किलोमीटर, ये 274 मिट्टी की मोहरें मिली है। देखो बसाड़ है ना, जो प्राचीन वैशाली में, इनमें कितनी मोहरें मिली है? 274 मोहरें मिली हैं। तो चलिए इसमें नोट करें। पहला पॉइंट लिखो, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्के पॉइंट डालकर उसमें पहला पॉइंट लिखो, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। आसान है, याद हो जाएगा। जैसे अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते थे? लिपि शास्त्र। उसी प्रकार सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। अगला पॉइंट नोट करो, भारत के प्राचीन सिक्के आहत या पंचमारक सिक्के हैं जो चांदी के बने थे। उसके बाद में पॉइंट नोट करो, सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का यवनों ने जारी किया। ठीक है, सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का है वो किसने जारी किया था? यवनों ने जारी किया। उसके बारे में आपको अगले अध्याय में मैं पढ़ाऊंगा। अगला पॉइंट लिखो, जबकि शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने शुरू किए थे। मैं अपने पढ़ के आए हैं अभी, कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी किए थे। तो चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपने, सिक्कों से प्राप्त क्या क्या जानकारी है। सिक्कों से प्राप्त जानकारी, तिथि क्रम निर्धारण होता है। देखो तिथि का भी पता चलता है कि कितने साल पुराना ये राजा था। ठीक है, उस समय कैसे सिक्के जारी करते थे, कौन सी धातु थी, ये चीज़ें पता चलता है। धार्मिक विश्वास की जानकारी, देखो कई सिक्कों पर धार्मिक जो उनके गुरु थे जिसको मानते थे उनकी चित्र भी बना हुआ है, तो इसलिए वहाँ का ये पता चलता है कि कुछ धर्म से रिलेटेड थे। कला पर प्रकाश, तो उस पर कलाकारी भी की जाती थी ऐसे साइडों में, तो उस समय की कलाकारी भी पता चलती है सिक्कों से। व्यापार व आर्थिक स्तर की जानकारी, ठीक है, अगर सोने के सिक्के हैं तो यानी कि व्यापार बहुत अच्छा होता था। ठीक है, आर्थिक स्थिति बढ़िया थी, तो इस तरह व्यापार स्तर की भी जानकारी मिलती है। साम्राज्य की सीमाओं का ज्ञान, देखो हर सीमा में अलग अलग सिक्के होते थे, तो साम्राज्य की सीमा थी उनका ज्ञान भी लगाया जाता था कि ये किस क्षेत्र का सिक्का है, किस राजा का है। ठीक है, नवीन तथ्यों का उद्घाटन,
नवीन नई नई चीज़ों का उद्घाटन होता था तो वो सिक्कों पर उत्कीर्ण होता था। शासकों की रुचियां का ज्ञान, देखो जैसे वीणा दिखाई गई है एक सिक्के पर, तो उसी प्रकार जो शासक की रुचियां थी वो अपने सिक्कों पर खुदवाता था, तो इसका पता चलता था कि उनकी इस क्षेत्र के राजा की रुचि किस क्षेत्र में है, म्यूजिक में है या गेम्स में है, कुछ भी है। तो इस प्रकार हमें सिक्कों से इतनी जानकारी मिलती है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, स्मारक व भवन। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत भूमि पर भूगर्भ में स्थित सभी अवशेष, स्तूप, चैत्य, विहार, मठ, मंदिर, राजप्रसाद, दुर्ग व भवन सम्मिलित है। इससे उस समय की कला, संस्कृति व राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। देखो पृथ्वी पर जो भी ऊपर घर महल बने हुए हैं वो सभी क्या है, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो जमीन में मिले हैं जैसे मृदमांड सिक्के वही पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं, नहीं, जो स्मारक भवन भी मिलते हैं उनको भी हम पुरातात्विक स्रोतों में शामिल करते हैं। इससे उस समय की कला, संस्कृति, राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के अवशेषों से हमें यह पता चलता है कि सभ्यता, संस्कृति की जानकारी मिलती। देखो वहाँ की क्या सभ्यता, क्या संस्कृति थी, तो ये किससे पता चलता है, जो मोहनजोदड़ो की अवशेष मिले हैं उनसे जानकारी मिलती है। देवगढ़ व भीतरी गांव मंदिर से गुप्तकालीन धार्मिक व सांस्कृतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। तो ये ध्यान में रखना आप, देवगढ़ व भीतरी गांव मंदिर से गुप्तकालीन धार्मिक सांस्कृतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। स्मारकों से ही दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति के विस्तार की जानकारी मिलती है। कंबोडिया के अंगर कोरवाड़ के स्मारक, जावा के बोरोबुदुर के मंदिर भारत का अन्य देशों से औपनिवेशिक सांस्कृतिक विस्तार की कहानियाँ हैं। तो ये फिर आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ज़्यादा कोई इसमें पॉइंट लिखाने के लिए है नहीं। अगला पढ़ते हैं अपने, मूर्तियाँ, शैल चित्र कला व अन्य कलाकृतियाँ। उत्खनन में अनेक स्थानों से विभिन्न मूर्तियाँ, टेराकोटा की कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं जो हमें उस समय के धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन की जानकारी देती है। इससे अलावा चित्रकला मानव जीवन के प्रारंभिक रूप से अभिव्यक्त करने का मुख्य साधन है। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में अनेक शिलाश्रय यानी प्रारंभिक मानव का स्थान तत्कालीन मानव द्वारा चित्रांकन किया है, जिसे शैल चित्र कला कहा जाता है। शैल चित्र कला किसे कहा जाता है, जहाँ पर मानव रहता था उस जगह पर चित्र बनाए गए थे रहने के और खाने के, उनको क्या कहा गया, शैल चित्र कहा गया। यानी कि जहाँ शैल आश्रय में मानव रहता था, प्रारंभिक मानव, उस समय पर जो चित्र बने उनको क्या कहते हैं, शैल चित्र कहते हैं। आगे देखो, इनमें जीवन के विभिन्न पक्षों की अभिव्यक्ति चित्रों के माध्यम से की गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि खाने के, शिकार करने के, ठीक है, और कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम के चित्र बनाए जाते थे तो उनके अलग अलग पक्षों की अभिव्यक्ति चित्रों द्वारा की जाती थी। इनसे प्रारंभिक मानव की संस्कृति, सामाजिक व धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान, शेखावटी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में ऐसे शैल चित्र मिले हैं। मध्य प्रदेश का भीमबेटका, कहाँ पर है भीमबेटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। पंचमढ़ी भी इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अजंता की चित्रासी, दुर्गों व महलों की भित्ति चित्र प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी व्यक्त कराती है। ठीक है। तो राजस्थान के कुछ क्षेत्र है इसमें, दक्षिण पूर्वी, उत्तरी राजस्थान। तो एक चीज लिखें आप, अजंता गुफाएं भीमबेटका और पंचमढ़ी महाराष्ट्र में स्थित हैं। आपको याद रखना है ये कहाँ पर स्थित है, अजंता की गुफाएं भीमबेटका और पंचमढ़ी, ये गुफाएं कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में स्थित है। धन्यवाद विद्यार्थियों।